दोस्तों, मैं दिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 16 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री के 65 क्वेश्चन है और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण के संबंध में विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि स्थानीय व्यापारियों को पुर्तगाली पर्यवेक्षण या सीमा शुल्क के संग्रह के बिना अप्रतिबंधित व्यापार करने की अनुमति देने के लिए काफिला प्रणाली को शुरू किया गया था। ओके, तो देखो काफिला प्रणाली जो है ये क्या, काफिला प्रणाली और कार्टेज प्रणाली ये दोनों देखिए। तो काफिला प्रणाली क्या था, एक तरह का ये कहें तो सुरक्षा और नियंत्रण, सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर था। ठीक है, सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला एक सीमा शुल्क था। जैसे पुर्तगाली क्या कहते थे कि जितने भी वहाँ के आसपास के स्थानीय व्यापारी थे, तो पुर्तगाली कहते थे देखो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, समुद्री लुटेरों से तुम्हें बचाएंगे। तो अगर तुम्हें समुद्री लुटेरे से खुद को बचाना है तो इसके लिए तुम हमें कुछ सीमा शुल्क दो। तो इस सीमा शुल्क के बदले ये स्थानीय व्यापारियों को समुद्री डाकुओं से बचाते थे। लेकिन इनका उद्देश्य बहुत कुछ था, जैसे कि ये जो है नियंत्रण रखना चाहते थे समुद्री क्षेत्र में, अपने पूरे जितना रीजन इनके नियंत्रण में आता था उस पर पूरा अपना नियंत्रण करते थे और देख रेख करते थे कि कोई जहाज जो है इनसे बच ना जाए, कोई जहाज चोरी छुपे व्यापार ना कर सके। तो वे जहाज जो जाते थे उस एरिया से, तो ये क्या करते थे कि ये सीमा शुल्क वसूलते थे। तो यहाँ कह रहा है कि बिना अप्रतिबंधित व्यापार करने की अनुमति नहीं, तो बिना अप्रतिबंधित व्यापार नहीं बल्कि प्रतिबंधित व्यापार था, शुल्क देना पड़ता था। शुल्क नहीं देता था तो जहाज को जब्त कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, सीमा शुल्क देना पड़ता था। दूसरा कह रहा है कि कार्टेज प्रणाली के तहत, कार्टेज प्रणाली एक तरह से कहे तो एक पास था। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है, वैसे ही ये कार्टेज प्रणाली एक तरह का पास था। इसमें पढ़िए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कार्टेज प्रणाली के तहत एशिया में व्यापार करने वाले सभी जहाजों को पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक अनुज्ञा पत्र रखना अनिवार्य था। ऐसा न करने पर जहाज को जब्त कर लिया जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो कार्टेज प्रणाली में जितने भी एशिया में व्यापार करने वाले जितने भी जहाज थे उन सभी जहाजों को अपने पास एक एडमिट कार्ड रखना जरूरी रहता था। अगर एडमिट कार्ड नहीं रहता था तो ये कार्टेज प्रणाली के तहत पुर्तगालियों द्वारा उन जहाजों को जब्त कर लिया जाता था। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। काफिला प्रणाली में क्या था कि ये सुरक्षा के बदले ये कहते थे कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, इसके बदले तो हमको टैक्स दो। लेकिन कार्टेज प्रणाली क्या था, ये डायरेक्ट कहते थे कि तुम्हारे पास अगर एडमिट कार्ड नहीं है, अनुज्ञा पत्र नहीं है, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उनके जहाजों को जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक है, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसी वांडीवास के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फ्रांसीसियों को हराया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, दूसरा कह रहा है कि वांडीवास के युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों का अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर स्थायी रूप से नियंत्रण समाप्त हो गया था। तो ऐसा नहीं था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था उस पर इनका स्थायी रूप से नियंत्रण समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा उनके कुछ क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था। पेरिस की संधि के तहत कुछ क्षेत्र जो है अंग्रेजों द्वारा वापस कर दिया गया था। किसकी संधि के तहत, तो अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हुई थी, पेरिस की संधि। इसी पेरिस संधि के तहत फ्रांसीसियों द्वारा
उनके द्वारा जो भी क्षेत्र कब्जा किए गए थे, और क्योंकि ये हार गए थे वान दिवस के युद्ध में, तो अंग्रेजों ने कहा भाई चलो ठीक है, तुम्हें कुछ क्षेत्र है जिन जिन क्षेत्रों पे तुमने कब्जा कर रखा था पहले से, कुछ क्षेत्र तुमको वापस कर देते हैं। तो कुछ क्षेत्र जो है फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर स्थायी रूप से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्थायी रूप से, जब भी स्टेटमेंट में अक्सर दे स्थायी रूप से, तो यहाँ पे अक्सर स्टेटमेंट गलत होता है, और अक्सर आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, तो आपको आपका आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे मैं आपको अभी देखो, जैसे मैं आपको कोई शब्द बताती हूँ, जैसे कि मैंने कहा स्थायी दे देता है अक्सर शब्द, तो ये गलत होता है। सिर्फ दे देता है तो ये स्टेटमेंट अक्सर गलत हो जाता है। केवल दे देता है तो ये स्टेटमेंट अक्सर गलत हो जाता है। तो आप लोग इन सब शब्द को ध्यान रखा करिए और अप्लाई किया करिए। आप पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज एनालिसिस करिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि अच्छा कोई स्टेटमेंट कहाँ पे गलत हो रहा है और कैसे किन शब्दों को उसमें यूज़ किया जा रहा है। अगर वो स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो उसमें ऐसे कौन कौन से शब्द यूज़ हुए हैं जो इस स्टेटमेंट को गलत बना रहा है, तो इसको भी ध्यान रखा करिए। आगे देखिए, भारत में, हाँ, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यूरोप में हुए ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का ही विस्तार था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, लेकिन इसका कारण क्या था? यूरोप में आप देखेंगे कि वहां पे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ा था। इसका प्रभाव भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच देखने को मिला था। तो 1740 से 1748 तक ये प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। इसी प्रथम कर्नाटक का युद्ध में ही एक्सला शापिल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है नौसेना शक्ति के अभाव और एक छोटी सेना द्वारा अपनी विशाल सेना की हार के कारण कर्नाटक के नवाब फ्रांसीसियों को नियंत्रित करने में असफल रहे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इस युद्ध से दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों पर ब्रिटिश सैन्य प्रभुत्व निर्णायक रूप से स्थापित हुआ। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। इस युद्ध से दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों पर ब्रिटिश सैन्य प्रभुत्व निर्णायक रूप से स्थापित नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका तीसरा गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में फ्रांसीसी जीत रहे थे, लास्ट में क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए थे। लेकिन कहे कि निर्णायक रूप से ब्रिटिश सैन्य प्रभुत्व स्थापित हुआ था फ्रांसीसियों पे, तो ऐसा नहीं था। यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। और अक्सर निर्णायक शब्द दे देता है, हिस्ट्री में अक्सर निर्णायक शब्द दे देता है, तो यहाँ पे ये शब्द ध्यान रखिएगा। तीसरा गलत है, एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फ्रांसीसी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपेक्षा वित्तीय दृष्टि से अधिक सुदृढ़ एवं व्यापारिक रूप से अधिक सफल थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। और फ्रांसीसी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। और सरकारी कामकाज कैसा होता है आप सबको पता होगा, और एक प्राइवेट कंपनी का कामकाज कैसा होता है ये आपको अच्छे से पता होगा कि सरकारी कामकाज में बहुत देरी आती है, किसी भी डिसीजन को बहुत जल्दी ले पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता है कि इसमें सभी लोग बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। और इसमें क्या था कि भाई सबको जो प्रॉफिट मिलती थी वो उसके शेयर्स के आधार पे मिलती थी। जो जितना जिसके पास शेयर्स होता था उसको उतनी प्रॉफिट मिलती थी। तो कहीं न कहीं जो कर्मचारी थे बहुत अच्छे से काम करते थे। और सरकारी कर्मचारी उनको भाई महीने का अच्छा खासा वेतन मिल रहा है तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे काम में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी निगम थी जिसका गठन और संचालन व्यक्तिगत उद्यम पर आधारित था। जबकि फ्रांसीसी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यतः राज्य संरक्षण तथा एकाधिकार राजस्व पर निर्भर थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। अच्छा, तो पूछा है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन एक कथन दो दोनों सही है। कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए जाने के फलस्वरूप बंगाल की राजनीतिक स्वायत्तता पूरी तरह समाप्त हो गई। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। आप लोग को ध्यान होगा कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों की स्थिति 1700, इसके पहले बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज जान जाते हैं कि भारत में क्या स्थिति है, भारत की क्या कमजोरी है। तो वहां पे कहीं ना कहीं जब जब बक्सर का युद्ध होता है तो अंग्रेजों की स्थिति थोड़ी मजबूत होती है। फिर ये 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, तो इनको कई सारे अधिकार मिल जाते हैं। अब आगे हम स्टेटमेंट भी देखेंगे कि वो अधिकार कौन से हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि बंगाल की जो राजनीतिक स्वायत्तता थी ये पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इलाहाबाद की संधि के पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व प्रशासन का कार्य अपने नियंत्रण में ले लिया। आप समझ रहे हैं कि पैसा वसूलने वाला काम जो है, पैसा वसूलने वाला काम यानी राजस्व वसूलने वाला काम जो है अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। अब जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। और जो जिम्मेदारी वाला काम था, जैसे प्रशासनिक जिम्मेदारी की लोगों को कंट्रोल करना है, कोई न्यायिक काम करना है, तो वो जिम्मेदारी वाला काम दिया गया था नवाब को। ठीक है, जिम्मेदारी वाला काम नवाब को दिया गया था। और पैसा वसूलने वाला काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखा था। जैसे आपको क्या कह दिया जाए कि आप जो है पैसा वसूलेंगे और आपने किसी और को कह दिया, मतलब आपने अपने भाई बहनों को कह दिया देखो पैसा तो मेरे पास रहेगा लेकिन तुम लोग क्या करोगे, घर का सारा काम करोगे, साफ सफाई सब कुछ, लेकिन जो सैलरी आएगी मम्मी पापा की वो मेरे पास आएगी, वो खर्च मैं अपने हिसाब से करूंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं करूंगा। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी था। पैसा वसूलने वाला काम जो मेन पावर था, जो मेन काम था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व कौन वसूलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। और यहाँ पे काम जो है, जो प्रशासनिक काम है, उसकी देख रेख कौन करेगा? सेना की देख रेख कौन करेगा? ये करेगा नवाब करेगा। तो यहाँ से ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ से एक द्वैध व्यवस्था शुरू होती है, द्वैध शासन शुरू होती है। इसी को द्वैध शासन कहा गया। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के उपरांत बंगाल के नवाब की रक्षा, विधि व्यवस्था और नाजिम के रूप में न्याय प्रशासन की औपचारिक जिम्मेदारी बनी रही। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे राजनीतिक स्वायत्तता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, क्योंकि अब जो नवाब था उसके पास कोई शक्ति नहीं रह गई थी कि वो प्रॉपर निर्णय ले सके कि किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ नहीं युद्ध करना है। ये सारा निर्णय जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नवाब के पूरे इसके दरबार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरा हस्तक्षेप करता था और खुद कंट्रोल करता था इनडायरेक्टली, लेकिन कंट्रोल यही करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। दोनों ही कथन कथन एक की व्याख्या कर रहा है। देखो बच्चा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी टॉपिक को हमको बताना होगा तो इतिहास है, इतिहास के पीछे के पन्नों को भी बताना होगा और फिर क्या हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ, ये सब बताना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक एक टॉपिक आपको पता होगा, इतिहास पढ़ते होंगे, अगर मैं बीच से बताऊं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ेंगे, आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा। और इतिहास ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप आधे अधूरे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम की बुक जो है अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे कंटेंट उसमें दी हुई हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से दे देता, तो आपकी बुक से ही देता है जो आप पढ़ते हो। बस ये होता है कि आप बुक्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। तो बुक्स को बहुत अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे क्या है कि अभी आप क्वेश्चंस लगाओगे तो भले आप इसमें बहुत गलती करोगे, और देखो गलती हर कोई करता है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। इंसान जीरो से ही शुरू करता है। ठीक है, तो जीरो से शुरू करिए, अभी गलती करो, एग्जाम में गलती मत करना। तो जितना हो सके अभी एग्जाम के पहले, क्योंकि 24 मई को एग्जाम है, तो 24 तारीख के पहले जितना हो सके आप गलती कर लो। जितना आप गलती करोगे उतना आप उस गलती को सुधारोगे भी। तो उस सुधार के दौरान आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, बहुत कुछ आप सीख लोगे। ठीक है, बस पढ़ने का तरीका आपको क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो कि उसमें वर्ड्स ढूंढने की कोशिश किया करो कि अक्सर ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो रहा है,
सही क्यों हो रहा है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो आंसर बस सही टिक कर देते हैं कि हाँ सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं। वो चेक ही नहीं करते कि अच्छा इसमें स्टेटमेंट में कौन कौन से शब्द दे रहे हैं, हम उस शब्द को प्रॉपर ध्यान नहीं देते। इसी को कहा जाता है एनालिसिस करना। इसलिए इसको थोड़ी ना कहा जाता है कि आप डायरेक्ट बस आंसर टिक कर दिए, गलत है सही है और हाँ ये हो गया एनालिसिस। नहीं, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के चेक किया जाता है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कितनी विशेषताएं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई सहायक संधि से संबंधित है। अब क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में पढ़ें तो ऐसे सर्कल कर ले कि किसके बारे में पूछ रहा है, सहायक संधि। डायरेक्ट आपकी आंखें जो है सीधे सहायक संधि पे जा रही है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट बोला जाए कि बताइए इसका आंसर क्या है, तो आप एग्जैक्ट आपको टाइम लगेगा कि अच्छा पूछा क्या है। अब मैंने कहा कि ये सहायक संधि के बारे में पूछा है, सर्कल कर दिया है, बॉक्स बना दिया, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो। सहायक संधि किसने शुरू किया था, वेलेजली ने शुरू किया था। इस चीज को भी ध्यान रखना, स्टेटमेंट में कभी कभी दे देता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्थानीय शासकों को वार्षिक सब्सिडी के बदले कंपनी के सैनिकों की आपूर्ति करना था। देखो सहायक संधि में क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे बड़े चालाक थे। क्या थे, बड़े चालाक थे। ये जानते थे कि अगर हम किसी क्षेत्र पर आक्रमण करके, युद्ध करके उस क्षेत्र को जीत लेते हैं तो इस क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। यानी यहाँ पे तो मान लो हम राजस्व तो वसूलेंगे ही, साथ में यहाँ की पूरे कामकाज की जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी, न्यायिक जिम्मेदारी, पूरी पुलिसिंग व्यवस्था सब कुछ देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो सैन्य व्यवस्था है, सैन्य जिम्मेदारी है, सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को देखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत जिम्मेदारी आ जाएगी, बहुत भार आ जाएगा। तो इन्होंने क्या चालाकी लगाई कि भैया देखो, इन्होंने कहा क्या क्या कहा कि आसपास के क्षेत्रों को कि देखो भाई हम तुम्हारे क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे। जैसे बाहरी इंसान कोई अगर आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा, तो इस युद्ध की स्थिति में हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो इससे अच्छा तो हमारी सहायक संधि स्वीकार कर लो। जब सहायक संधि तुम स्वीकार कर लोगे तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। इसके बदले तुम्हें क्या करना होगा, इसके बदले तुम्हें सैनिक रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो ये सैनिक कहाँ से आएंगे, तुम्हारे पास से ही। तो तुम ये सैनिक रखो और इस सैनिक की जो वेतन है ये तुम दोगे, और जब हमें युद्ध करना होगा तो इस सैनिक को तुम्हें भेजना पड़ेगा। तो भाई ये तो बड़ी चालाकी वाली बात की। इनको खुद सेना नहीं रखना है, इनको खुद सेना नहीं रखना है, दूसरे से सेना रखवा करके उसी से उसका वेतन भी दिलाएंगे, उसके रिसोर्सेज से ही, और फिर उस सेना का प्रयोग ये खुद के लिए करेंगे। तो ये क्या था, सहायक संधि। आगे अभी हम और चीजें देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि वार्षिक सब्सिडी के बदले कंपनी के सैनिकों की आपूर्ति करना था। समझ आई स्टेटमेंट? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना। दूसरा कह रहा है कि स्थानीय शासकों के प्राधिकार को बनाए रखते हुए अप्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार किया। तो ये डायरेक्ट नियंत्रण नहीं रख रहे थे, हमने जैसे बताया कि डायरेक्ट नियंत्रण नहीं रख रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रख रहे थे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा कि स्थानीय शासकों के प्राधिकार को बनाए रखा। ऐसा नहीं कि जो स्थानीय शासक है, जो राजा है, उसके पद को समाप्त कर दिया, इसको बहिष्कृत कर दिया और इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, ऐसा इसने नहीं किया। बस अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया इसने कि पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब जैसे कि दरबार में क्या था, अब इसने कहा, अब यहाँ पे एक चीज और समझना, दूसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भाई देखो तुम सहायक संधि स्वीकार किए हो तो तुमको एक बात और मेरी माननी पड़ेगी। ये बात यह है कि तुम्हारे दरबार में जो भी चीजें कामकाज होंगी सब कुछ मुझे पता होना चाहिए। तो ये इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक एजेंट भेज दिया। अब इस दरबार में बैठे हुए सारी जो गुप्त बातें होती हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, ये सारी बात इस एजेंट को पता होनी चाहिए थी। तो ये एजेंट आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को बताता था। कहीं ना कहीं जो उनका आंतरिक मामला था, किसी भी स्थानीय शासक का अपना एक आंतरिक मामला होता है, तो उस आंतरिक मामले में ये दखल देने लगा। तो इनके पास तो कुछ पावर वैसे तो बची नहीं है, सब निर्णय। अब तीसरी पॉइंट ये थी, तीसरी पॉइंट क्या थी कि ये किसी भी, ये जो राजा था, ये स्थानीय जो शासक होगा, ये अंग्रेजों से अनुमति लिए बगैर किसी भी बाहरी राजा से संधि बंदी नहीं कर सकता था, ना ही किसी का दूध अपने यहाँ रख सकता था। तो सारे निर्णय किससे लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के। अब समझ में आई ये सहायक संधि।
अगर ये डायरेक्ट युद्ध करते तो इनके ऊपर का भी जिम्मेदारी आ जाती ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने क्या किया भाई, इनडायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू किया, चाहे उसका सैन्य मामला हो, चाहे उसका दरबार में कुछ बातें निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें, चाहे दूसरे दूसरे राजा के साथ कोई संबंध स्थापित करना है या दूसरे राजा का कोई दूत अपने यहाँ रखना है, तो सब कुछ किससे पूछ के किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि अधिक प्रशासनिक व्यय किए बिना ब्रिटिश संप्रभुता का विस्तार करने के लिए सहायक संधियों का उपयोग करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सहायक संधि में अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा लाभ ये मिला कि ये कुछ खर्च नहीं करना पड़ा इनको, अपने इधर से कोई पैसा वैसा नहीं लगाना पड़ा, सब कुछ क्या हुआ, सहायक संधि के माध्यम से सुनिश्चित हो गया कि इनको बिना बिना खर्च किए इनको सेना मिल जाएगी, बिना खर्च किए आसपास उस स्थानीय क्षेत्र में राजा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सब कुछ इनको पता चलने लगा। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, तो थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बार जो है सहायक संधि किसने स्वीकार की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की थी। ये अक्सर स्टेटमेंट दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आंग्ल मैसूर युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि आंग्ल मैसूर युद्ध मुख्यतः मैसूर की बढ़ती सैन्य शक्ति, फ्रांसीसी संबंधों तथा प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण को लेकर ब्रिटिश चिंताओं से प्रेरित था। तो आप लोग देखेंगे कि मैसूर क्या था, मैसूर का संबंध फ्रांसीसियों से बहुत अच्छा था। इसके साथ मैसूर अपना सैन्य शक्ति भी बढ़ा रहा था और ये व्यापारिक मार्गों पर कंट्रोल भी कर रहा था। तो ये अंग्रेजों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो इसीलिए इसी कारण वजह अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच युद्ध होता है, जिसे हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत प्रत्यक्ष रूप से माही पर ब्रिटिश कब्जे तथा इसके पश्चात हैदर अली द्वारा मराठों और निजाम के साथ गठबंधन से संबंधित थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कैसी हुई। आप लोग देखेंगे ब्रिटिश अंग्रेजों ने माहे पर कब्जा कर लिया। माहे जो था ये हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों को ये क्षेत्र प्रदान किया गया था। तो अंग्रेजों को ये चीज पसंद नहीं आई। अंग्रेजों ने क्या किया, इस माहे पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि हैदर अली मराठों और निजाम के साथ एक ग्रुप बना लिया ताकि ये तीनों मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखा सके, उनके साथ युद्ध कर सके। तो यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ये कारण बनता है। तीसरा देखिए, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर को पूर्णतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन कर लिया। हमने बोला है आपको स्टेटमेंट, जब भी मैं आपको स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स दूं, जैसे कुछ ट्रैप वर्ड्स, तो उसको नोट कर लिया करो, जैसे पूर्णतः। तो देखो, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर को पूर्णतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया था। कुछ क्षेत्र छोड़ दिए गए थे, कुछ क्षेत्र मैसूर के अगला जो उत्तराधिकार बनता है उसको प्रदान कर दिया गया था, तो छोड़ दिया गया था कुछ क्षेत्र को। पूरी तरीके से सारे क्षेत्रों को, मैसूर के पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया था। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। अगर आपको पता होता तीसरा गलत है तो करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाता। देखो बच्चा, जो आप सारा पढ़े हो जरूरी नहीं कि वो पढ़ा हुआ आपके सामने आए, लेकिन हमेशा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने पढ़ा है उस बेसिस पे आप आंसर कर सको। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से कभी नहीं आता है यूपीएससी में, हमेशा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होता है। अगर आप जितना ज़्यादा अपने लॉजिक को लगा सकोगे उतना आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकोगे। इसके लिए पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि पीवाईक्यूज को एनालिसिस करो, उसमें ट्रैप वर्ड्स को ढूंढो, लकी वर्ड्स को ढूंढो कि ये ट्रैप वर्ड्स और लकी वर्ड्स क्या है। इस बेसिस पे भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा आंसर्स बढ़ेगा, आप में आंसर्स और इन्हांस करेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया, किंतु गवर्नर जनरल की अधिमानी शक्तियों के माध्यम से कार्यपालिका का प्रभुत्व बनाए रखा गया। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है कि भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। पहली बार ऐसा था कि परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया गया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका पहला सही है, लेकिन जो मेन पावर थे वो गवर्नर जनरल और जो सरकारी सदस्य थे उनके पास ही थी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान कर प्रतिनिधि सरकार की दिशा में परिवर्तन का संकेत दिया। तो देखो, अभी तक
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान नहीं किया गया था। अक्सर प्रत्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन दे देता है परिषद, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, अभी भी मनोनीत किया जाता था और या तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता था। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार लाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारों को समाप्त किए बिना भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में किया गया। अब बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या था कि कंपनी के जो क्षेत्रीय अधिकार थे उनको समाप्त नहीं किया गया था, समाप्त नहीं किया गया और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक और सैन्य प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत युद्ध और कूटनीति के मामलों में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर गवर्नर जनरल की स्थिति को सुदृढ़ किया गया था। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है ये कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यानी कि मद्रास और प्रेसिडेंसी जो है अब पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, पूरी तरह से स्वायत्त रूप से काम नहीं कर सकते थे। इनको अब काम करने के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए इनको बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, पहला भी सही है। हाँ, पहला भी सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि कर को स्थायी रूप से उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया ताकि सरकार की नियमित आय सुनिश्चित हो एवं जमींदारों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसके संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त में जो है भूमि कर को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था, स्थायी रूप से उच्च स्तर पर। ऐसा नहीं था कि जो भूमि कर निश्चित किया गया था स्थायी रूप से वो कम था, ये ज्यादा था, उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया था। क्यों? क्योंकि कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना था और जमींदार भी उससे उसको कुछ प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पे स्थायी रूप से उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया था जिससे सरकार की नियमित आय सुनिश्चित हो सके, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉपर पैसे आते रहे, उसके पास प्रॉपर धन की आपूर्ति होती रहे। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट आपका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके तहत जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन यदि वे निर्धारित समय पर निश्चित कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उनकी संपत्ति छीन ली जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो इसमें क्या था, स्थायी बंदोबस्त में 3 स्तर थे। एक तो सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी था, फिर दूसरे मध्यम स्तर पे जमींदार थे और सबसे निचले स्तर पे किसान थे, कृषक थे। ठीक है, कृषक थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को यह अधिकार दिया था कि भाई ये जो है किसानों से कर वसूले, कर वसूल करके या लगान वसूले, तो लगान वसूल करके जमींदार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। तो एक निश्चित कर वसूल दिया गया था कि भैया देखो हमको इतना % टैक्स चाहिए। ठीक है, 10/11 हिस्सा हमको चाहिए, बाकी जो बच रहा है एक्स्ट्रा तुम अपने पास रख लो। तो जमींदारों को बड़ी प्रॉफिट हुई, है ना। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई कि ऐसा नहीं था कि जमींदार फिक्स कर दिया गया कि तुम हमेशा तुम ही कर वसूलोगे, लगान वसूलोगे, नहीं। जब तक जमींदार जो है कर वसूल करके, किसानों से कर वसूल करके समय पर, एक निश्चित समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, तब तक इसकी जमींदारी का अधिकार इसको मिला रहेगा। लेकिन जिस दिन ये विफल हो जाएगा, निर्धारित समय पे ये कर भुगतान नहीं कर पाएगा, तो इसकी जो संपत्ति होगी वो छीन ली जाएगी। जो जमीन का मालिक था इसी को बनाया गया था, संपत्ति जो भूमि पर अधिकार जो है वो जमींदारों को ही था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त से कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि उन्हें जमींदारों के मनमाने लगान या दबावपूर्ण प्रथाओं से विधिक संरक्षण मिला। तो ये तो भाई गलत है।
स्थायी बंदोबस्त में कृषकों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि जमीन देखो, एक फिक्स अमाउंट जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। तो जमींदार चाहेगा कि उसको और ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो फिक्स अमाउंट देने के बाद जो कुछ भी बचता था वो जमींदार की जेब में जाता था। तो जमींदार चाहता था कि उसकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। तो ऐसे में क्या होता था कि जमींदार जो है जबरन किसानों से अधिक कर वसूलता था। ठीक है, तो इससे किसानों की स्थिति बेकार होती गई, किसानों की स्थिति बेकार होती गई। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्टर अधिनियम 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। ध्यान रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बनाया गया था। आपको ध्यान होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर इस बंगाल के गवर्नर जनरल को चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जब ये भारत का गवर्नर जनरल बनाना, तो इसके पास बहुत शक्ति आ गई। ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था, बनाने का अधिकार मिल गया था। तो भाई भारत के लिए जब इतने बड़े लेवल पे ये कानून बनाएगा, तो इसके परिषद में कुछ और मेंबर्स जुड़े गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपको ध्यान होगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार था चाय और चीन के साथ व्यापार का, इसको समाप्त कर दिया गया। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, पहले एक व्यापारिक निकाय के साथ साथ एक प्रशासनिक निकाय के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रॉपर तरीके से कहें तो प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एजेंट बन गया जो भारत में शासन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, वैसे तो इसके पहले पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा क्या था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि पूरी तरीके से जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थे, ये दोनों जो हैं ये अब किसके अधीन हो गए? गवर्नर जनरल के अधीन हो गए प्रॉपर। इनकी जो विधायी शक्ति थी इनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब यहाँ पे विधान कौन बनाएगा? अब यहाँ पे विधान बनाएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को अनौपचारिक रूप से समाप्त कर इसे पूर्णतः प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित कर दिया गया। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि क्या था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि भाई जो ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी हैं अब वो भी भारत में आके व्यापार कर सके। इसके पहले ये था 1813 के पहले कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर रहा था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर रहा था। ठीक है, इसी को एकाधिकार प्राप्त था भारत में व्यापार करने का। और जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी थे वो यूरोप के अन्य अन्य क्षेत्रों में व्यापार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वहां पे हिटलर आता है, हिटलर की एंट्री होती है। हिटलर जो है लगभग पूरे यूरोप को जीत लेता है, लेकिन ब्रिटेन को नहीं जीत पाता है। रीजन ये था कि ब्रिटेन की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी और ब्रिटेन का समुद्री क्षेत्रों पर भी उसकी जो अधिकार था काफ़ी ज़्यादा था। उसकी जो नेवी मिलिट्री थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। तो इस वजह से हिटलर नहीं जीत पाता। लेकिन हिटलर ऐसे नहीं जीत पाया तो हिटलर ने दूसरा तरीका अपनाया। हिटलर ने कहा कि जितने भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, जितने भी यूरोप के व्यापारी हैं वो ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेंगे और ना ही ब्रिटेन की वस्तुओं को अपने यहाँ मंगाएंगे, ना ब्रिटेन के व्यापारियों से अपना कोई संबंध रखेंगे। तो अब ब्रिटेन के व्यापारियों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं कि वो यूरोप में किसी के साथ व्यापार कर सके। तो भाई वो किधर आएंगे? ऑब्वियसली वो भारत की तरफ रुख करेंगे। तो ब्रिटेन में इन्हीं व्यापारियों ने विरोध किया फिर कि भाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में क्यों व्यापार कर रहा है, उसी को क्यों ये एकाधिकार प्राप्त है। तो भाई ब्रिटेन गवर्नमेंट को अपनी सत्ता बचानी थी,
ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी सत्ता बचानी थी, तो व्यापारियों के पास बहुत पावर होती है। अक्सर जो भी नियम बनाए जाते हैं व्यापारियों के हित को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नियम लाया 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कि जो अन्य व्यापारी हैं ब्रिटेन के, वो भारत में भी आकर के व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का, इसको समाप्त कर दिया गया। बस एक पॉइंट को छोड़ दिया गया कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो चाय और चीन के साथ व्यापार करता है, अभी भी उसका एकाधिकार बरकरार रखा जाएगा। लेकिन 1833 में जब आते हैं तो 1833 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है, और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के इस अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीन के साथ अकेले व्यापार नहीं कर सकता, इसका जो एकाधिकार था समाप्त हो गया। अन्य व्यापारी भी अब चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं। अब आप लोग को ध्यान होगा कि अब यहाँ से, क्योंकि ये व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रही थी और साथ में प्रशासनिक निकाय के रूप में भी काम कर रही थी, तब इसकी व्यापारिक निकाय के रूप में काम करने का अधिकार समाप्त हो गया। अब ये सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करने लगा, ताकि ये अच्छे से भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रॉपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट बन गया था, एक प्रशासनिक एजेंट बन गया था, जिससे कि भारत में रेगुलेट कर सके। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, चौथा कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा भर्ती हेतु प्रभावी और पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये गलत है। ठीक है, कागजों में नियम था, लेकिन वाकई व्यवहार में ये पॉसिबल नहीं हो पाया, इसको व्यावहारिक तौर पे इसको लागू ही नहीं किया गया। तो चौथा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्टर अधिनियम 1853 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में केवल विधायी कार्यों के लिए एक अतिरिक्त सदस्य शामिल किया गया। अब आप लोग सिर्फ ये केवल शब्द देकर के इसको गलत मत कर देना, कहीं पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और इस एक्सेप्शंस को क्लियर करने के लिए आपको अपना रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि चार्टर अधिनियम द्वारा, क्योंकि अब ये जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, तो इसके पास बहुत पावर आ गई थी पूरे भारत में कानून बनाने की। तो ऐसे में क्या था कि भाई उसको कुछ एक ऐसा मेंबर चाहिए जो प्रॉपर उसमें हेल्प कर सके। तो एक विधायी कार्यों के लिए एक सदस्य जोड़ा गया, एक विधि सदस्य जोड़ा गया, केवल एक ही विधि सदस्य जोड़ा गया था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के कार्य सार्वजनिक होने के साथ साथ उनके कार्य काफी हद तक ब्रिटिश संसद के समान हुए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही, बहुत बेसिक से बात करें भाई कि ये ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। तो जैसा ब्रिटेन में जो नियम कानून जिस तरह से बनाए जाते हैं, जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लगभग वही प्रोसेस यहाँ पे भी इन लोगों ने फॉलो किया, लगभग उसी तरह के नियम कानून बनाने का इन्होंने प्रयास किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों। अगला है कि भूमि राजस्व बंदोबस्त की रैयतवाड़ी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मेन पॉइंट्स फोकस कर लेना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट किससे एग्रीमेंट हुआ था, जमींदारों से हुआ था या डायरेक्ट किसानों से हुआ था, किस तरह इनकी लगान वसूलने की जो तरीका था वो क्या था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व का बंदोबस्त प्रत्यक्ष रूप से किसानों, देखो रैयत मतलब किसानों को ही रैयत कहा जाता था, तो कृषकों या रैयतों द्वारा किया जाता था, जिन्हें भूमि का स्वामी माना जाता था। देखो अब तक आप लोगों ने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा था, तो उसमें भूमि का स्वामी किसको माना गया था, जमींदारों को माना गया था। अक्सर ये स्टेटमेंट आपको हेरा फेरी करके दे देता है एग्जाम में, फिर वहां पे आप लोग गलत कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त रैयत प्रणाली में क्या था, रैयत प्रणाली में यह था कि भूमि का स्वामी जो है किसानों को ही बनाया गया था। ठीक है, तो रैयत से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रैयत मतलब होता है किसान, और डायरेक्ट एग्रीमेंट किससे किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों से किया था, और भूमि का स्वामी कौन था, किसान ही थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रणाली ने औपनिवेशिक राज्यों को समय समय पर भूमि के मूल्यांकन का पुनरीक्षण कर राजस्व को अधिकतम करने में सक्षम बनाया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। इसमें बहुत मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्निकल वर्ड से जो आपको समझाना पड़े। तो समय समय पर क्या होता था, भूमि का मूल्यांकन होता था, इसी भूमि के मूल्यांकन के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। और ये जो अक्सर भाई ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो,
तो कर राजस्व को अधिकतम करने में ये सक्षम बनाया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई, जिसके अंतर्गत आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्रियों द्वारा किया जाता था। बताइए पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। आप लोग को ध्यान होगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा ही प्रांतों में, अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है गलत आपको कंफ्यूज करने के लिए कि केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था, तो नहीं, प्रांत में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना। तो प्रांतों में जो है द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई। इसमें क्या हुआ कि विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार गवर्नर जनरल का था और हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार मंत्रियों को था। ठीक है, मंत्री जो थे ये उत्तरदायी थे कार्यपालिका के प्रति। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अब ये आरक्षित विषय कौन कौन से थे, हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा दिया हुआ है, आप लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, यहाँ से अक्सर पूछ देता है क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय स्तर पर इस अधिनियम द्वारा पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ तथा गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। अब आपको क्या लगता है कि गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाएगा? गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर थी, उसके पास वीटो पावर था, अंतिम निर्णय जो है गवर्नर जनरल ही लेता था। तो क्या गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाएगा? एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपनी एक समझ बताओ कि क्या आपने अब तक हिस्ट्री पढ़ा तो आपने कितना सीखा, आपने किन किन पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया है। गवर्नर जनरल हर जगह हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, 1773 से लेकर अब तक 1947 तक गवर्नर जनरल पढ़ते आ रहे हैं। तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था गवर्नर जनरल। यहाँ पे यही पॉइंट गलत हो जाएगा। जो बच्चे स्मार्टली पढ़ रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, जिसमें निम्न सदन के सदस्यों की संख्या उच्च सदन से अधिक थी। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही एक द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, ये द्विसदनीय व्यवस्था की जब शुरुआत हुई तो एक निम्न सदन बनाया गया, एक उच्च सदन, इसका अलग अलग नाम था। धीरे धीरे इसके नाम में परिवर्तन आया, उसको हम लोग बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ओके, तो निम्न सदन में ऑब्वियसली जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि अपने निम्न सदन में यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, राज्यसभा यानी उच्च सदन में सदस्यों की संख्या कम है। वैसे ही इसकी शुरुआत जो है यहाँ से ही मतलब समझ लो प्रॉपर तरीके से हुई कि निम्न सदन में यहाँ पे सदस्य अधिक थे और उच्च सदन में कम थे। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला तीसरा सही है। पूछा है कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखो यहाँ से अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत शासन अधिनियम 1947 तक, इन सभी अधिनियमों में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या पॉइंट्स थे उसमें जो भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ विधान बनाए गए थे, तो उसको पढ़ना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, तो बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह पत्रिका के माध्यम से जनमत को संगठित किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सा है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, लोगों को इकट्ठा कैसे किया था, लोगों को संगठित करने के लिए किसका प्रयोग किया था, एक पत्रिका जिनका नाम था बारदोली, जिस पत्रिका का नाम था बारदोली सत्याग्रह पत्रिका। पहला सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने 30% भूमि राजस्व वृद्धि को अनुचित ठहराया और वृद्धि को शून्य करने की अनुशंसा की। देखो सरकार ने क्या किया था भाई, सरकार द्वारा जो समिति नियुक्त की गई थी, इस समिति ने भू राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी गई थी। अब 30% की वृद्धि की थी तो लोगों ने बहुत इसका विरोध किया। लोगों ने विरोध किया और कहा कि भैया 30% से कम करके तुम जो है 6.03% करो। और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 30% भूमि राजस्व वृद्धि को अनुचित ठहराया। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ अनुचित ठहराया, ये बहुत ज्यादा था। और आगे क्या कह रहा है कि और वृद्धि को शून्य करने की अनुशंसा की। भाई शून्य करने की अनुशंसा की, वो शून्य करने की मांग करेंगे तो क्या अंग्रेज मान जाएंगे? तो शून्य तो करने की वो मांग कर ही नहीं सकते। बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना, अपना दिमाग थोड़ा सोचना कि शून्य तो नहीं मांग कर सकते हैं,
ना अंग्रेज तो मानेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो उन्होंने एक लिमिट तैयार किया कि भाई 6.03% डिसाइड किया कि 6.03% तक कम कर दो। यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। अच्छा हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, देखो आप लोग को मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करो कि मॉक टेस्ट लगाओ। तो इसके लिए आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। आप अगर विजन आईएएस का चाहते हो, या संस्कृति आईएएस का चाहते हो, या फोरम आईएएस का चाहते हो, दृष्टि आईएएस का चाहते हो, तो आपको इन सभी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वैसे आप इंस्टीट्यूट में भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। लगभग विजन आईएएस की 14-15 हज़ार के करीब में फ़ी है। मतलब मिनिमम सभी की 10-10 हज़ार तक की फ़ी है टेस्ट सीरीज की। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट है, तो मतलब आपके आसपास इंस्टीट्यूट स्थित है, तो आप लोग जा करके वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको इन सभी इंस्टीट्यूट का, तो आप लोग इसका पीडीएफ पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको सारे टेस्ट पेपर का लिंक दिया रहेगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस में 149, 148 ऐसे करके आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में सिंगल इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलेगा, और इसके साथ ही विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ओके। चलो, और दोस्तों अगर आप लोग प्रयागराज रहते हो, और अगर आप लोग चाहते हो कि बहुत ही कम प्राइस में, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया है 1499 में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पीसीएस का, तो कुल 40 टेस्ट होंगे, जिनमें से लगभग समझ लो 30-20 के करीब में जीएस का है, और 10 के करीब में सी सेट का है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो प्रयागराज में एक चंद्रशेखर पार्क है। इस चंद्रशेखर पार्क में आकर के हमारे इस ऑफलाइन टेस्ट पेपर को ज्वाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आपको इस टेस्ट पेपर को ज्वाइन करने की सुविधा होगी, तो ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में होगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर पार्क में आना चाहते हो तो गेट नंबर 2 के पास एवरी संडे टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, तो आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है। आप लोग का इंतजार करेंगे हम। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कान्हा भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह आंदोलन 1914 में जतरा उरांव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, और इसका स्वरूप मुख्यतः धार्मिक और अहिंसक था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि कान्हा भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ था, और ये मुख्यतः धार्मिक और अहिंसक आंदोलन था, यानी कि धर्म से संबंधित आंदोलन था, ये धर्म को लेकर के उठा हुआ ये आंदोलन था। तो पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं कि झारखंड के अन्य जनजातीय आंदोलन के विपरीत कान्हा भगत आंदोलन में आत्मा पूजा और पारंपरिक बलि प्रथाओं का पूर्ण समर्थन किया था। अब पूर्ण समर्थन शब्द को भी ध्यान रखना। तो भाई कान्हा भगत आंदोलन में ये आत्म पूजा या बलि प्रथा इन सबको अस्वीकार किया था, ठीक है, समर्थन नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। ये जैसे कि आपको पहले स्टेटमेंट में कह दिया है कि ये अहिंसक आंदोलन था, अहिंसक में ये बलि कैसे दे देंगे, बलि देना तो हिंसा हो गई ना। कॉन्सेप्ट, लॉजिक, यही लॉजिक है जो आप लगाओगे एग्जाम में जाके, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस करो। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक सेना के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 का विद्रोह हुआ था, तो औपनिवेशिक सेना के पुनर्गठन के संबंध में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि रॉयल पील आयोग ने ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच एक निश्चित अनुपात की सिफारिश की थी, और यह अनुपात क्या था, 1:2.5। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन मार्शल रेस सिद्धांत पर आधारित था, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि 1861 की सेना एकीकरण योजना के तहत कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को क्राउन की सेवाओं में स्थानांतरित कर दिया गया, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आप लोगों को करना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। चलो आगे देखो।
अगला क्वेश्चन दिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत विधायी शक्तियों के विभाजन के लिए संघीय, प्रांतीय और समवर्तीय सूचियों की शुरुआत हुई। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान के मैक्सिमम प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो आप लोग देखेंगे कि अपने भारत के संविधान में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें संघीय विषय है, प्रांतीय विषय है और समवर्ती सूची है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि संघीय स्तर पर गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। अब अवशिष्ट शक्तियां जो है संघीय स्तर पर भारत शासन अधिनियम 1935 में अगर हम बात करें तो इसमें अवशिष्ट शक्तियां संघीय स्तर पर गवर्नर जनरल के पास रहती हैं। लेकिन जैसे आज आप लोग देखेंगे तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और वह विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत किए गए विधेयकों को प्रमाणित कर सकता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है मंत्रियों को प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया तथा लेकिन गवर्नरों ने अल्पसंख्यकों और कानून व्यवस्था जैसे मामलों में विशेष शक्तियां अपने पास सुरक्षित रखी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। जैसे अल्पसंख्यक के संदर्भ में कोई मामला है या कानून व्यवस्था संबंधित मामला है तो ये अभी भी ये जो पावर ये शक्तियां थी वो गवर्नर के पास ही थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा कह रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को एक स्थायी निकाय के रूप में डिजाइन किया गया था, जबकि फेडरल असेंबली का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया था। तो जैसे कि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे आज हम लोग राज्यसभा कहते हैं, ये क्या है, एक स्थायी निकाय है। इसके मेंबर जो हैं कुछ मेंबर्स हर 2 से 3 साल चुने जाते हैं। लेकिन जो ये फेडरल असेंबली है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 साल के बाद ये विघटित हो जाता है, फिर से नए मेंबर्स चुने जाते हैं। तो यहाँ चौथा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल है। तो 1857 के विद्रोह का क्या क्या कारण था? तो पहला कह रहा है कि अत्यधिक भू राजस्व मांगे और साहूकार का उदय। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि बहुत ज़्यादा भू राजस्व मांगों का विरोध किया गया अंग्रेजों का और साहूकारों का उदय हुआ। तो ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। दूसरा कह रहा है कि अवध में तालुकदारी जागीरों की जब्ती तथा विलय नीतियों के तहत उत्तराधिकार अधिकारों से वंचित किया जाना, ये भी एक कारण था। तीसरा कह रहा है कि आधुनिक उद्योगों का विकास और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। तो ये गलत है, ये मुख्य कारण नहीं था 1857 के विद्रोह का कि आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। ठीक है, अगर इतना ही आपको पता होता तो ये आंसर आप एलिमिनेट कर देते और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाता। चौथा कह रहा है कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। ठीक है, ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, विद्रोह दिया है, उसकी विशेषता दी हुई है। अहोम विद्रोह जो है बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तीरथ सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करने के विरुद्ध में हुआ था, तीरथ सिंह के नेतृत्व में नहीं हुआ था, इसको ध्यान रखना। तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि नगा आंदोलन जनोदां के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था, तीसरा सही है। चौथा कह रहा है कुकी विद्रोह जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिकों की भर्ती के विरुद्ध हुई थी। तो चौथा भी सही है। तो कितने कथन सही हुए आपके? कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 2 युग्म सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए शैक्षिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला या संस्कृत, हिंदी और एक विदेशी भाषा का समर्थन किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने शिक्षा में महिला पुरुष समानता को प्रोत्साहित किया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे तो वो सही रहता है। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने सह शिक्षा संस्थानों का समर्थन किया था। तो देखो उन्होंने सह शिक्षा संस्थानों का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, जबकि इसके तहत पारंपरिक इस्लामी शिक्षाओं को कम महत्व दिया गया था। तो देखो अलीगढ़ आंदोलन में इसका उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था और इस धर्म में जो भी कुरीतियां थी उसको दूर करना था।
लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसके तहत पारंपरिक इस्लामी शिक्षाओं को कम महत्व दिया गया, तो ऐसा नहीं था, कम महत्व नहीं दिया गया था, बराबर महत्व दिया गया था, तो ये गलत है। किसी को अगर कम महत्व दिया जाता है, स्टेटमेंट में अगर दे देता है कि कम महत्व दिया गया, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। इस पॉइंट को भी लिख लेना ध्यान से, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आंदोलन केवल शैक्षिक सुधारों तक सीमित था, केवल शैक्षिक सुधारों तक सीमित था एवं सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित नहीं था, तो ये गलत है। ये आंदोलन न केवल शैक्षिक सुधारों से तक सीमित था, बल्कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी काम किया था, तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें उन्हें भारत की आध्यात्मिक विरासत पर गर्व था, किंतु उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र दूसरों के समुदाय से स्वयं को अलग करके नहीं रह सकता है। उन्होंने जाति व्यवस्था, कठोर रूढ़ियों एवं सदियों पुराने अंधविश्वास की निंदा की तथा स्वतंत्र चिंतन एवं समानता का समर्थन किया। उनके लिए गरीबों और दलितों की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये बता रहा है विवेकानंद जी के बारे में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन ए करेक्ट आंसर किया था, जो कि गलत है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत भारत में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। हमने बोला है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत ये किसने की थी, इसकी स्थापना किसने की थी, कमेंट में बताओ, बताओ किसने की थी। तो देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में शुरुआत अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट ने नहीं किया था, मैडम एचपी ब्लावत्स्की थी, उनके द्वारा ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और कर्नल अलकाट, ये दोनों लोग थे, इनके द्वारा ही स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत भारत में की थी, एनी बेसेंट ने नहीं की थी, एनी बेसेंट बाद में इसकी मेंबर बनी थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हमने आपको हमेशा बताया कि जब भी थियोसॉफिकल सोसाइटी देता है तो अक्सर उनमें एनी बेसेंट को संस्थापिका बना दिया जाता है, कभी एनी बेसेंट द्वारा कहा जाएगा कि इनकी शुरुआत इन्होंने की थी, तो ये गलत है। एनी बेसेंट इसकी संस्थापिका नहीं थी, मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट थे, उन्होंने ही शुरू की थी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में 1893 में स्थापित होता है, 1893 में नहीं बल्कि 1882 में इसकी मुख्यालय अडयार में स्थापित किया गया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती था। तीसरा सही है, केवल एक कथन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विधि द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज को गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए सुलभ कराया और वहां पश्चिमी विचारों का अध्ययन प्रारंभ किया, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। संस्कृत कॉलेज पहले ऐसे था कि संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, तो ईश्वर चंद्र सागर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई गैर ब्राह्मणों को भी संस्कृत पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, तो ब्राह्मणों को चुनौती दी और इन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए भी संस्कृत कॉलेज स्थापित किया, जिसमें कि गैर ब्राह्मण आकर के आराम से संस्कृत पढ़ सके, ठीक है। और पश्चिमी विचारों का अध्ययन किया, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को विधिक मान्यता दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई तथा उच्च जातियों में वैध हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रथम निरीक्षण किया था, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत उच्च सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने के साथ प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की गई, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। यंग बंगाल आंदोलन में क्या हुआ कि उच्च सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने के साथ प्रेस की स्वतंत्रता की भी मांग की गई थी, तो पहला सही है। डेरोजियन दृढ़ तर्कवादी थे, जिन्होंने रूढ़िवादी रीति रिवाजों और परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो दूसरा भी सही है। इस आंदोलन का जनसाधारण से कोई वास्तविक संबंध नहीं था, तो ये भी बात सही है कि जनसाधारण से इसका कोई वास्तविक संबंध नहीं था, तो तीनों ही सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, कितने नेता प्रार्थना समाज से संबंधित हैं, बताइए। कितने नेता प्रार्थना समाज से संबंधित थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है।
सोच समझ के बताना इसका आंसर क्या होगा। सिंह सभा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस आंदोलन के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के असंतोष से बचने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर इसकी आलोचना नहीं की थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के प्रसार के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक सुधार करना था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सिफारिशों में से कौन सी साइमन कमीशन से संबंधित थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चंस बार बार मतलब आपका पढ़ा हुआ है और खास करके अक्सर ये क्वेश्चन साइमन कमीशन से, वेवेल योजना से, माउंटबेटन योजना या फिर कहें तो दिल्ली घोषणा से, पूना पैक्ट से, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन से वहाँ से पूछ देता है क्वेश्चन, है ना। स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन पूछ देता है। तो हर साल पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचो कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो शायद नहीं पूछेगा, नहीं, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। यूनिक क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़िएगा, हमेशा उन्हीं चक्करों में उन्हीं क्वेश्चंस के पीछे पढ़िए जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पढ़े हुए क्वेश्चंस आते हुए जो पढ़ा हुआ टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो साइमन कमीशन के संदर्भ में पहला कह रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना। यह साइमन कमीशन में प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने से संबंधित प्रावधान किया था। तो किया था, पहला स्टेटमेंट। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया था, तो बाद में साइमन कमीशन गठित किया गया था कि भाई ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है वाकई व्यवहार में कहाँ तक सफल हुआ, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए साइमन कमीशन गठित किया गया था। तो इन्होंने बोला क्योंकि 1919 के अधिनियम द्वारा आप लोग देखेंगे कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, है ना। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना। इन्होंने इसकी सिफारिश की थी कि भाई प्रांतों में जो द्वैत शासन है उसको समाप्त करो और प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करो। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व की स्थापना। केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व की स्थापना उन्होंने उत्तरदायित्व की बात ही नहीं की थी। केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व की स्थापना की बात नहीं की थी, यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का संरक्षण एवं विस्तार। तो भाई पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का इन्होंने संरक्षण किया और विस्तार किया। 1919 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी। मुस्लिमों द्वारा अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे आपका तीसरा सही है। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सिंध को बॉम्बे से अलग करना। तो सिंध से बॉम्बे को अलग करने की इसने सिफारिश की थी, तो ये चौथा सही है। पांचवा कह रहा है कि तत्काल रूप से भारत में संघीय शासन की शुरुआत। देखो, संघीय शासन की शुरुआत की बात इसने नहीं कही थी, तो ये पांचवा गलत है। इसने अब कही थी भारत में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की, यानी भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितने कथन सही हुए आपके? पांचवा गलत है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और आपका तीसरा भी गलत था। देखो यहाँ पे दूसरा गलत था, तो दूसरा गलत था, दूसरा एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा। नेहरू रिपोर्ट में जो भी प्रस्ताव थे, प्रावधान थे, उसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 ईस्वी में। इसके संदर्भ में पहला कथन कह रहा है कि इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की थी। तो ये सही है। सबसे बड़ी कमी यही थी नेहरू रिपोर्ट में कि इन्होंने जो है डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी भारत के लिए, जो कि सभी भारतीय जो नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना तो सही है। आगे कह रहा है कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया। तो ध्यान रखना कि नेहरू रिपोर्ट ने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं किया था, तो ये पहला गलत हो जाएगा, ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा महिलाओं के समान अधिकार सहित मूल अधिकारों की एक सूची को प्रस्तावित किया था। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रिपोर्ट था, पहला ऐसा रिपोर्ट था जिसमें महिलाओं के लिए अधिकारों की बात और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी मौलिक अधिकारों की बात सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। तो यहाँ पे ये दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि इसने प्रशासनिक आधार पर प्रांतों के गठन को प्रस्तावित किया था। नहीं, पहली बार नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को प्रस्तावित किया था, प्रशासनिक आधार पर नहीं। बाद में आगे चल करके आप लोग देखेंगे, पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे तो जेवीपी समिति, एसके धर समिति, इसमें क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया था। बाद में जो है ये श्री रामुलु भूख हड़ताल करता है, अनशन करता है, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर बाद में आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन होता है। तो अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है कि नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों की गठन की बात की गई थी, ठीक है। या फिर ये दे देता है कि पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों की गठन जो है भारत के संविधान में किया गया था, इसके पहले नहीं किया गया था। तो इस तरह का भी स्टेटमेंट दे देता है। तो यहाँ पे ये तीसरा गलत है, दूसरा सही है केवल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है स्थान और घटना एवं संबंध नेता। तो तमिलनाडु में नेता कौन थे भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अलग अलग जगहों पे आंदोलन हुआ था और अलग अलग जगहों पे लोगों ने नेतृत्व किया था। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी द्वारा नेतृत्व किया गया था। मालाबार में के केलप्पन के नेतृत्व में नमक मार्च हुआ था। तो ये पहला, दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। तीसरा सही है। चौथा है बिहार में अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। चौथा भी सही है। अंबिका अंबिका बिहार ऐसे याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगी। पांचवा कह रहा है असम में चंद्र प्रभा सैकियानी के नेतृत्व में वन कानूनों का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। तो पांचवा भी सही है। तो केवल 3 युग्म सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लब आईएएस ऐप इंस्टॉल करके 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेना। 1499 रुपये में आपको यूपीएससी के सारे सिलेबस को पढ़ने का मौका मिलेगा। यूपीएससी के सारे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी। आप लोग आराम से 3 साल तक इस वीडियोस को देख सकते हो। हालांकि बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको 3 साल तक देखना पड़े। आप बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, मेंस में जैसे क्वेश्चंस पूछता है, उस हिसाब से आपको तैयार कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस आपको कहानी बताया जा रहा है। एक बार आप लोग डेमो क्लास देख लेना, डेमो क्लास में संतुष्टि मिल जाए, आपको लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। आगे कह रहा है कि दिल्ली समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हिंसा के अपराध में दोषी नहीं ठहराए गए सभी राजनीतिक बंदियों को तत्काल रिहाई की बात की गई थी। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि अभी तक नहीं वसूले गए जुर्माने पर छूट दी जाएगी। तो दूसरा भी सही है। पुलिस अत्याचारों की सार्वजनिक जांच नहीं, इसमें पुलिस अत्याचारों पर सार्वजनिक जांच जो कि लॉर्ड इरविन ने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। दिल्ली समझौते में गांधी जी और इरविन के बीच बातचीत होती है। गांधी जी कुछ मांग करते हैं जिसपे इरविन जो है कुछ चीज़ों को स्वीकार करता है, कुछ को नहीं करता है। तो इरविन ने जो है ये इस बात को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। तीसरा गलत है। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेने की बात पर इसने सहमति व्यक्त की थी। तो चौथा भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। गोलमेज सम्मेलन और इससे संबंधित क्या परिणाम रहा, ये दिया है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दिया है कि रक्षा एवं वित्त में सुरक्षा प्रावधानों सहित संघ के सिद्धांत पर सहमति बनी थी। तो पहला सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको ध्यान होगा कि इसमें कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल पाया था। गांधी जी गए थे, शामिल हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर शामिल हुए थे, लेकिन इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था, अंतिम परिणाम नहीं निकला था। इसमें कह रहा है कि एक नई प्रतिनिधि विधानसभा के गठन की घोषणा की गई थी, तो नहीं की गई थी इसमें। दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें कह रहा है कि व्हाइट पेपर में सिफारिशों का प्रकाशन जिसके परिणाम स्वरूप अंततः भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। तो देखो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम यह था कि इसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2। कितने युग्म सही सुमेलित है? तो 2 सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, पूना पैक्ट या पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? पूना पैक्ट क्या है? तो देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आप लोग को ध्यान होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे और इन्होंने अपनी प्रस्ताव रखी थी, मांग रखी थी कि ये जो दलित वर्ग है ना, ये जो दलित वर्ग है, इनको अलग से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए और इनके लिए जो चुनाव हो, जैसे कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था है, पृथक निर्वाचन के आधार पर, पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है मुस्लिमों के लिए, वैसा ही अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रावधान किया जाए। यानी कि केवल अल्पसंख्यक यानी केवल दलित वर्ग के मेंबर ही, केवल दलित
वर्ग के सदस्य ही अपने दलित मेंबर को वोट देंगे, कोई अन्य बाहरी मेंबर जो है वोट नहीं देगा। जैसे मुस्लिमों के लिए क्या था पृथक निर्वाचन में कि केवल मुस्लिम सदस्य ही अपने उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, गैर मुस्लिम सदस्य जो है अपने इस उम्मीदवार को यानी जो मुस्लिम मेंबर होगा उसको वोट नहीं दे सकते हैं। तो इनका अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र होगा, अलग ग्रुप के लोग आपस में ही अपने मेंबर को वोट देंगे। ठीक है, जैसे दलित वर्ग में 2-3 लोग खड़े हो गए तो इस दलित वर्ग के सदस्य ही इन 3-4 में से जिसको भी वो चाहेंगे वो वोट देंगे, तो इसी को पृथक निर्वाचन कहा गया। तो गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि भाई हिंदू धर्म को फिर ये बांटने का काम कर रहे हैं कि और हिंदू धर्म पहले तो भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, अब फिर हिंदू को हिंदुओं में भी आपस में बांटा गया कि दलित को अलग अल्पसंख्यक दे दिया, इससे क्या होगा कि हिंदू बढ़ जाएंगे। तो गांधी जी ने विरोध किया, फिर बाद में पूना समझौता हुआ। ठीक है, पूना समझौता हुआ, जो सवर्ण लोग थे और दलित लोग तो उन लोग के बीच आपस में समझौता हुआ। फिर बाद में इसमें कुछ पॉइंट्स कुछ प्रस्ताव रखे गए। जैसे पहला है कि इसमें कह रहा है कि इस समझौते के तहत प्रांतीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तो देखो पूना समझौता में क्या हुआ कि भाई पृथक और अल्पसंख्यकों को दलित वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया कि भैया इनको अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जाएगा, ना ही इनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। इसकी जगह हम लोग ये कर सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि भैया इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि दलित वर्गों को आरक्षित, उनके लिए सीटें हम आरक्षित कर देंगे, रिजर्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले इनके लिए 71 सीटें थी, तो पूना समझौते के बाद इनकी सीटें बढ़ा दी गई, 148 कर दी गई। तो ये ध्यान रखना, अक्सर स्टेटमेंट दे देता है कि इनकी सीटें बढ़ाई गई थी या घटाई गई थी। तो इनकी सीटें बढ़ा दी गई थी 71 से 148 पूना पैक्ट के बाद। पहले क्या था कि 71 थी। ठीक है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया गया था, नहीं इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, बस दलित वर्गों के लिए एक अलग सीट निर्धारित कर दिया गया था, आरक्षित कर दिया गया था। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय विधान मंडलों में कुल सीटों के 18% भाग को पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया गया। देखो पृथक निर्वाचन मंडल को मैंने बोला कि इसको स्वीकार नहीं किया गया था। जो सामान्य निर्वाचन व्यवस्था थी, सामान्य निर्वाचन व्यवस्था मतलब संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था, कि इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, कि मतलब फिक्स सीटें कर दी हैं कि इस सीट पे केवल दलित वर्ग का मेंबर ही उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन वोट जो है सभी सदस्य कर सकते हैं, चाहे फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे दलित हो या नहीं हो, सब वोट देंगे। बस उम्मीदवार जो है, जो सीटें फिक्स की गई हैं, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है तो सीटें एसटी के लिए फिक्स कर दी गई हैं, या फिर लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको पता होगा। तो पृथक निर्वाचन मंडल नहीं था, संयुक्त निर्वाचन पद्धति को ही अपनाया गया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। समानांतर सरकार, देखो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था 1942 में शुरू हुआ था, तो अलग अलग जगहों पे एक पैरेलल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, अलग अलग जगहों पे एक समानांतर सरकार गठित किए गए थे। तो कहाँ पे कौन कौन से समानांतर सरकार गठित किए गए थे इसके संदर्भ में दिया है, अक्सर इंपॉर्टेंट है ये। तो बलिया में जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं की रिहाई सुनिश्चित की गई थी और बलिया में इन्होंने समानांतर सरकार गठित की थी, तो पहला सही है। तमलुक में अगर बात करें तो यहाँ पे जातीय सरकार का गठन हुआ था, जिसने चक्रवात राहत कार्य किए और विद्युत वाहिनियों को संगठित किया था, तो दूसरा सही है। सतारा में आप देखेंगे कि सतारा, जैसे कि नाम महाराष्ट्र के सतारा, तो नाम से ही समझ में आ रहा है वाई चमवाड़ और नाना पाटिल जैसे नेताओं के अधीन प्रति सरकार या समानांतर सरकार का गठन हुआ था, तो तीनों ही सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात, देखो द्वितीय विश्व युद्ध होना था तो भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन भारतीयों ने कुछ शर्तें रखी थी। कहा था कि देखो भैया, तुमको अगर हमारे संविधान सभा का गठन करोगे तभी हम तुम्हारा युद्ध में साथ देंगे, क्योंकि बिना भारतीयों के सपोर्ट के ये युद्ध नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें रखी गई थी क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के तहत, क्या है ध्यान रखिए। तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत का संविधान निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा का गठन प्रस्तावित था, जिसके सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत थे। तो बेसिक बात कह रहा है कि हाँ, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत। अगर ये स्टेटमेंट कह देता कि सभी सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे या सभी सदस्य सिर्फ मनोनीत होंगे, तो यहाँ गलत हो जाता है। लेकिन इसने कहा है, बेसिक सा एक साधारण सी बात कही है कि हाँ, आंशिक रूप से निर्वाचित होंगे, कुछ सदस्य जो होंगे जो आंशिक रूप से मनोनीत भी किए जाएंगे, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रस्तावित भारतीय संघ में शामिल न होने वाले किसी भी प्रांत को पृथक संविधान निर्माण या पृथक संघ गठित करने का अधिकार दिया। इसकी सबसे बड़ी क्रिप्स मिशन में ये कमी थी जो नेताओं ने स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने कहा कि भैया,
जो भारतीय, जैसे एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, इसकी बात कही थी इन्होंने कि भारतीय संघ बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन में ये प्रस्ताव रखा गया था कि एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, लेकिन इसमें ये कहा कि जो प्रांत होंगे, भारतीय संघ के लिए एक संविधान बनेगा, लेकिन जो प्रांत इस संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये अलग से अपना संविधान बना लेंगे और ये अपना खुद का, ये संघ से अलग भी हो सकते हैं। तो ये इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, तो ये गलत, मतलब ये आपका सही है, जो कि लोगों ने विरोध किया था इसका। दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि अंतरिम अवधि के दौरान गवर्नर जनरल की शक्तियों में अत्यधिक कटौती की गई। देखो, गवर्नर जनरल की शक्तियों में कभी कटौती नहीं की गई, इस चीज को ध्यान रखना। स्टेटमेंट में हमेशा आपके सामने अक्सर दे देगा कि गवर्नर जनरल की शक्तियों में कटौती की गई थी, तो नहीं की गई थी कटौती। तीसरा गलत हो जाएगा। अगर आपको पता होता है तीसरा गलत है तो आप डायरेक्ट आंसर कर लेते, पहला दूसरा स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एग्जाम में नहीं पढ़िएगा। अगर आपके सामने स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जा रहा है आसानी से, तो एग्जाम में इतना लंबा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे टाइम बचाना है और उस बचे हुए टाइम में दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। लेकिन अभी आप टेस्ट पेपर लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, इससे आप लोग सीख भी रहे हो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे वीडियोस के माध्यम से आप जितने भी वीडियोस देखोगे, 1 से लेकर के अब तक 16 टेस्ट तक, आप देखोगे कि हमने आपको सिखाया है कि कैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं, और इसके साथ ही हमने आपको बहुत बेसिक सी जानकारी भी दी है। तो आपको बहुत हमारी वीडियोस के माध्यम से फ़ायदा होता है और आप लोग बहुत पसंद भी करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो और ज़्यादा लोगों को जोड़ो हमारे इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। वेवेल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें प्रस्ताव था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर पुनर्गठित कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। 1945 में विवेन योजना लाया गया। इसमें यह पहला स्टेटमेंट सही है कि एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। इस कार्यकारी परिषद में जो गवर्नर जनरल होगा और कमांडर इन चीफ का जो पद होगा वो बरकरार रहेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के जो सदस्य होंगे वो वही रहेंगे, अंग्रेजी रहेंगे, लेकिन बाकी जो सदस्य होंगे वो सभी भारतीय रहेंगे। तो ये पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि पुनर्गठित कार्यकारी परिषद को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना था। ये तो गलत है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी एक अंतरिम सरकार के रूप में काम करना था। देखो, ये अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन इसके ये बात नहीं कही गई थी कि ये केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अभी इनको उत्तरदायी बनाया ही नहीं गया था, ठीक है। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया था कि अपने कामों के लिए उत्तरदायी होंगे, जवाबदेह होंगे। दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत है, एलिमिनेट करो, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तीसरा देखो, मुस्लिम लीग ने मांग की कि कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य मुस्लिम सदस्य द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। तो ये सही है। मुस्लिम लोगों का अलग ही, मुस्लिम लीग के सदस्यों का अलग ही मांग रहता था। वो सुधार नहीं करना चाहते थे, बस उनको पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान चाहिए था। पाकिस्तान बना के पता नहीं क्या उखाड़ लिया उन लोग हैं। सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसा नहीं था, उसमें कुछ मेंबर्स मुस्लिम भी थे, कुछ हिंदू भी थे। उनका बस ये था कि अंग्रेज भारत से जाएं, वो खुद अपने भारत में शासन करें, और इनका अलग ही किस्सा चल रहा था। चलो आगे देखो, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन आया, 1946, ठीक है, वेवेल योजना के बाद। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके तहत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों से मिलाकर एक भारत संघ का प्रस्ताव किया गया, जिसमें संघ को केवल विदेशी मामले और रक्षा संबंधी विषयों पर अधिकार दिया गया। तो देखो, यहाँ तक तो इतना स्टेटमेंट सही कह रहा है, क्योंकि 1946 तक आ गया था बात, अब अंग्रेज छोड़ के जाने वाले थे। 1947 में भारत आजाद हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी। जैसे इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जो जितने भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत है और देशी रियासतें, इन सभी को भारत के संघ में शामिल किया जाएगा, ठीक है। इनको अलग से, यानी देशी रियासत या ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत स्पेशली जो देशी रियासत थे, इनको या तो भारत में शामिल होने का ऑप्शन दिया गया या पाकिस्तान में, इनको स्वतंत्र होने का ऑप्शन नहीं दिया गया था। ये अच्छी बात थी। अब आगे देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो भारत संघ है, भारत संघ को केवल विदेश मामले और रक्षा संबंधी विषयों पर अधिकार दिया गया था। तो ऐसा नहीं था, ये विदेश मामलों में भी इसको अधिकार था, रक्षा संबंधी मामलों में भी अधिकार था, संचार विषयों पर भी इसको अधिकार था। तो मतलब इसको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे भारत को, केवल विदेश मामलों और रक्षा संबंधी मामलों में नहीं, अन्य देशों से संबंध भी स्थापित कर सकता था, ठीक है। अन्य देशों की जो संस्था थी, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गए, तो उनसे भी अपना संबंध स्थापित कर सकता था।
तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इस योजना में ये प्रावधान था कि सभी अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित होंगी, तो ये गलत है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो सभी अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो प्रांतों और रियासतों में बांट दिया जाएगा, प्रांतों और रियासतों के पास होंगी अवशिष्ट शक्तियां, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है कि इसके तहत प्रांतों को समूह ए, बी और सी में समूहित करने की परिकल्पना की गई तथा प्रथम आम चुनाव के बाद प्रांतों को अपने समूह पर पुनर्विचार करने और उसे अलग होने की अनुमति दी गई थी। तीसरा सही है। देखो आप लोग देखेंगे कि प्रांतों को 3 समूहों में बांट दिया जाता है, ए, बी और सी। ए ऐसे समूह होंगे, ऐसे सदस्य जो भारत में शामिल होंगे, बी ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो ऐसे मतलब 3 समूह डिवाइड किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ तीसरा सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पंजाब एवं बंगाल की विधानसभाओं की बैठक हिंदू एवं मुस्लिम समूहों के साथ अलग अलग होनी थी ताकि साधारण बहुमत से विभाजन पर निर्णय लिया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि बंगाल और पंजाब की जो विधानसभाओं की बैठक थी हिंदू और मुस्लिम समूहों के साथ अलग अलग होनी थी, जिससे ये साधारण बहुमत से विभाजन पर निर्णय ले सके कि ये किस में शामिल होंगे, भारत में या पाकिस्तान में। दूसरा कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिलहट जिले जनमत संग्रह प्रस्तावित किए गए थे ताकि उनका भविष्य निर्धारण किया जा सके। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सिलहट में और उत्तर पश्चिमी प्रांत में जनमत संग्रह हुआ था कि लोगों का निर्णय लिया गया कि भैया तुम कहाँ शामिल होगे, पाकिस्तान में शामिल होगे या भारत में शामिल होगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे दिया है तीसरा स्टेटमेंट, इसी योजना के तहत रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल हुए बगैर पूर्णतः स्वतंत्र संप्रभु निकाय बने रहने की अनुमति दी गई थी। तो ये तो गलत है। हमने आपको बताया कि माउंटबेटन योजना में भाई ये जो देसी रियासत थे इनको 2 ऑप्शन दिया गया था, या तो भारत में शामिल होंगे या ये पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन इनको अलग से संप्रभु निकाय का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो तीसरा गलत है, एलिमिनेट कर देते, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला कह रहा है कि पाकिस्तान के क्षेत्रों में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के क्षेत्र सम्मिलित किए गए। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व नियुक्त सिविल सेवकों को मौजूदा अधिकारों एवं विशिष्ट अधिकारों सहित सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी। तो ये दूसरा भी सही है कि जो पहले अधिकारी थे वो अभी भी थे आज़ादी के बाद भी। ठीक है, उनको सेवा मुक्त नहीं किया गया था। तीसरा कह रहा है कि दोनों अधिराज्यों के मामलों के पर्यवेक्षण हेतु भारत सचिव का पद जारी रखा। देखो भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि प्रत्येक अधिराज्य के विधानमंडल को विधि निर्माण का अधिकार दिया गया जो ब्रिटिश संसद के किसी अधिनियम के असंगतता के आधार पर अमान्य नहीं होंगे। देखो जो प्रत्येक अधिराज्य जैसे पाकिस्तान और भारत दोनों अपना विधि निर्माण कर सकते हैं, और जरूरी अगर वो विधि जो है ब्रिटिश संसद के किसी अधिनियम से मैच नहीं खाता है, असंगतता रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो विधि अमान्य घोषित कर दी जाएंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अब ये दोनों अब अलग अलग देश बन चुके थे, अपने आधार पे अपने देश के अनुरूप जो है अधिनियम बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ चौथा सही है। ये ब्रिटिश अधिनियम के समान होना ज़रूरी नहीं था। अगर समान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमान्य हो जाएंगे। अब ये देश स्वतंत्र हो गए थे, तो चौथा सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। पूछा है कितने सही है, तो केवल 3 सही है। 4 स्टेटमेंट में से केवल 3 सही है। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कौन सा सही नहीं है। जब भी क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे ध्यान दे लेना है और सर्कल कर देना है। सर्कल करने के बाद तब पढ़ना शुरू करना। ठीक है, तब इसी बेसिस पे आप आंसर कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं इधर ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट आंसर करके चले जाते हैं और गलत हो जाता है, तो गलती नहीं करनी है। पहला कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे थे और उन्होंने रासबिहारी बोस से आईएनए की कमान संभाली थी। तो पहला सही है स्टेटमेंट कि सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर गए थे और रासबिहारी बोस जो कि उस समय आईएनए की कमान संभाल रहे थे, तो आईएनए से रासबिहारी बोस से इन्होंने आईएनए की कमान संभाल ली थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो पहला सही है। सॉरी, बोस ने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का गठन किया था। ये क्वेश्चन पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, तो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आईएनए को एक पूर्णतः महिला इकाई थी, क्योंकि भाई ये महिला रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें पूरी महिलाएं होंगी, पुरुष नहीं होंगे। ठीक है, इसकी कमान किसने संभाली थी,
लक्ष्मी स्वामीनाथन ने संभाली थी। तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय नागरिकों की भर्ती प्रारंभ कर आजाद हिंद फौज की भर्ती नीति में परिवर्तन किया था। तो तीसरा भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। और पूछा है कि कितने सही नहीं है, तो कोई भी सही नहीं है, सभी सही हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, यानी बचे हुए क्वेश्चन अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।